नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। बीजेपी में 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चयन को लेकर अब गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। आज सुबह भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए। छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी, 10 तारीख, 10 दिसंबर को होगी। पर्यवेक्षक वहां पे 10 दिसंबर को होंगे। तो दिल्ली में आज बैठकों का दौर चलता रहा। शाम खबर आई कि दिल्ली में राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। तो बाबा बालकनाथ मिले हैं पर्यवेक्षक सरोज पांडे से। तो बहरहाल जो पर्यवेक्षक हैं उनकी सूची आपको बता दें। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा नियुक्त की गई हैं। छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम को नियुक्त किया गया है। तो आइए सीधे अखिलेश शर्मा अपने सहयोगी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये तो पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए, लेकिन जिस तरह से आज भी दिल्ली में बैठकें हो रही हैं, खबरें आ रही हैं, उनके क्या मायने, वो अपने आप में बहुत अहम हैं। तो अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, आज सुबह बीजेपी के लिए देखा गया पर्यवेक्षकों की सूची जारी हो गई 3 राज्यों के लिए, और शाम को भी मुलाकातों की खबरें आ रही हैं। क्या हो रहा है वहां पे? देखिए, काफ़ी कुछ गतिविधियां चल रही है और अब धीरे धीरे करके तस्वीर भी साफ होती जा रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर अभी तय हो गया है कि 10 तारीख यानी रविवार को विधायक दल की बैठक होगी। तीनों ही जो पर्यवेक्षक हैं, अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम, ये वहां पर पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक में ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी और सारे विधायक उस नाम पर मुहर लगा देंगे। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और ये सब कार्यक्रम, इसकी भी सूचना दे दी जाएगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी यहाँ पर पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन विधायक दल की बैठक की तारीख अभी पता नहीं चली है, ना ही अभी शायद अभी तय भी नहीं हो पाई है। और इस बीच जो बैठकें हैं उनका सिलसिला लगातार चल रहा है। बाबा बालकनाथ जो कि तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं, वो अचानक सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कल से ही वो जब से आए हैं दिल्ली, लगातार उनकी मेल मुलाकात का सिलसिला चल रहा है। कल उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई थी। आज वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं और जो ऑब्जर्वर हैं सरोज पांडे, उनकी भी मुलाकात हुई है जेपी नड्डा से। तो ये सारी बैठकें हैं जो एक के बाद एक चल रही हैं। माना जा रहा है कि इसी से जो है ये तय होगा कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन लगता है कि अभी 2-3 दिन और लगेंगे तस्वीर साफ होने में, क्योंकि जब तक विधायक दल की बैठक नहीं होगी तब तक ये पता नहीं लगेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश इस जानकारी के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में आज महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता समाप्त की गई। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद करीब 1 घंटे तक निष्कासन के प्रस्ताव पर बहस चली। टीएमसी ने मांग की कि सदन में महुआ मोइत्रा को भी बोलने की इजाजत दी जाए, लेकिन ये मांग नहीं मानी गई। वोटिंग होते ही विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया। इसके बाद प्रस्ताव ध्वनिमत से मंजूर हो गया। सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को निकालने की आचार समिति की सिफारिश पर करीब 1 घंटे से ऊपर बहस चली। एक मिनट। टीएमसी सांसदों ने अपील की कि महुआ मोइत्रा को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, मगर स्पीकर ने परंपरा का हवाला देते हुए मना कर दिया। So many allegations. What the harm to give her a small hearing? Minimum for 10 minutes. Let her allow. Let her speak once. Before you are going to expel her, why not she will be allowed to speak for few minutes? What's wrong in it, sir? जब वेस्ट बंगाल के ही माननीय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उसी टाइम 10 लोगों को निष्कासित किया गया था कैश फॉर क्वेरी में। जो इंक्वायरी कमेटी था, इस कमेटी के सामने ये पेश हुए थे, इनका पूछताछ हुआ है, पूरा कमेटी चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंचा है। अभी तो इस सदन में बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है, ये स्वयं सोमनाथ चटर्जी ने उस टाइम कहा है। सदस्यगण, इससे पहले शुक्रवार को लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। शून्यकाल शुरू होते ही महुआ मोइत्रा के मामले पर
एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट टेबल कर दी। हंगामा बढ़ते देख फिर लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। अभी सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी लिखी कि आचार समिति की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कुछ समय दिया जाए, लेकिन स्पीकर तैयार नहीं है। सर, चौक और चीज एक ना करे तो बेहतर है सर। बहस के दौरान बीजेपी याद दिलाती रही कि महुआ पर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दूसरों के साथ साझा करने का आरोप है, जिसे उन्होंने माना है। सांसद के तौर पर यह अनैतिक होने के साथ साथ अशोभनीय भी है। जब सरकार की ओर से सदस्यता खत्म किए जाने का प्रस्ताव रखा गया तो विपक्ष के सारे सदस्य नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर गए। This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the ethics committee, which was set up to serve as a moral compass for members, instead it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. 3 बैठकें हुई और इन 3 बैठकों में इन्हें समुचित समय दिया गया, बोलने का अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया, लेकिन सर इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया। इसमें कोई शक नहीं कि महुआ मोइत्रा एक गंभीर आरोप से घिर गए और सारे सबूत उनके खिलाफ रहे। महुआ मोइत्रा पर आए फैसले में न तो कुछ नया है और न ही विपक्ष की प्रतिक्रिया भी कुछ अलग है। सभी को पता था कि सरकार की ओर से यही होना है और विपक्ष का भी यही कहना है। अब देखना यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का टकराव यह कितने दिन चलता है और इस राजनीतिक लड़ाई में आखिरकार जीत किसकी होती है। संसद भवन से हिमांशु शेखर और प्रशांत के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। मिजोरम में नई सरकार का गठन हो गया है। जोरम पीपुल्स मूवमेंट के नेता लालगोमा ने आज मिजोरम में नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह आइजोल के राजभवन परिसर में आयोजित हुआ। जेडपीएम ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 40 में से 27 सीटें हासिल की। लालगोमा के अलावा 11 अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें से 6 ऐसे विधायक थे जो पहली बार। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर आईटी रेड में अब तक 210 करोड़ से की कैश जब्त हुए हैं। कैश की गिनती अभी जारी है। ये छापे 3 राज्यों में चल रहे हैं, जहां बुद्ध डिस्टल्स और उनसे जुड़े कंपनियों में दफ्तर हैं। कैश का बड़ा हिस्सा बुद्ध डिस्टलर्स के ऑफिस से बरामद हुआ है। अगर कांग्रेस के घोटालों की बात करें तो एक के बाद अनेक घोटालों की सूची सामने आती है और तभी तो दर्द कांग्रेस को होता है, तभी तो नोटबंदी पर बार बार सवाल खड़े करते हैं। और अब इनके ही सांसद का साथ लगते झारखंड में 200 करोड़ रुपया कैश मिल भी गया, गिनती जारी है। और राहुल जी और सोनिया जी, मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप देश को बताएं कि ये सारे के सारे तार कांग्रेस के साथ ही क्यों जुड़ते हैं और आप बार बार ईडी सीबीआई का विरोध क्यों करते हैं। राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के आरोपी जो है अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। हालांकि पुलिस ने उनकी शिनाख्त का दावा किया है। इस बीच तरह तरह की खबरें चल रही हैं। एक कयास ये भी चल पड़ा है कि गोगामेडी की हत्या के पीछे मारे गए गैंगस्टर अनंतपाल के परिवार का हाथ हो सकता है, लेकिन आज दुबई में बैठी अनंतपाल की बेटी ने इस बात से इनकार किया है। प्याज के निर्यात पर 31 मार्च तक रोक लगा दी गई है और अचानक लगे इस रोक से जो सबसे बड़ी मंडी है नासिक की, वहाँ पे जो किसान है वो सड़कों पर उतर आए हैं, रास्ता रोको आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी मंडियों में नीलामी रुक गई है। ऐसे फैसलों से प्याज व्यापारियों को हो रहे नुकसान का उनका कहना है असर पड़ा है और प्याज की कीमतें 40% घट गई हैं। किसान फिर सड़कों पर हैं। अचानक प्याज निर्यात पर लगी रोक से किसान गुस्से में हैं। तस्वीरें भारत की सबसे बड़ी मंडी नासिक की हैं। चांदवड़ मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर किसानों ने रास्ता रोको आंदोलन किया।
निर्यात पर रोक के पहले तक 25 से 45 रुपए किलो भाव किसानों को मिल रहा था, जो ऐलान के बाद घटकर करीब 15 से 30 रुपए हो गया है। किसान कहते हैं कि 4 महीने पहले लगे 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी से उनके प्याज का भाव कम हुआ और अब एक्सपोर्ट पर रोक से और करीब 40% कीमतें घट गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना न देते हुए कल ही एक फैसला लिया है कि 31 मार्च तक जो प्याज की जो निर्यात बंदी है वो लागू होगी। तो इससे आप जान सकते हैं कि किसान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो पिछले कुछ दिनों पहले जो प्याज का जो दाम था वो 4000 से लेकर 5000 रुपए तक था। तो इस एक निर्णय की वजह से उसमें गिरावट आकर 2000 से 3000 रुपए तक हो गया है। तो इससे किसान का जो मुनाफा है वो तो छोड़ दीजिए, जो किसान ने लागत की है वो भी निकलना मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक प्रतिबंध लगा दिया है। घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। फैसला आते ही नासिक की बड़ी मंडियों में प्याज की नीलामी रुकी, हालांकि कुछ मंडियों में जारी रही। हमेशा उनका जो निर्णय है एट ए टाइम हो जाता है, तो उसकी वजह से उन्होंने व्यापारी को उसकी कुछ कल्पना देनी चाहिए और उसके साथ बातचीत होने के बाद अगर वो कर लेते हैं तो व्यापारी भी और किसान दोनों का भारी नुकसान हो नहीं सकता है। व्यापारी कहते हैं कि सरकार को फैसला सुनाने से कुछ हफ्ते पहले जानकारी देनी चाहिए थी। हर टाइम व्यापारी लोगों ने स्ट्राइक करके कि भाई आप जो भी निर्णय लेते हैं वो आपका हक है, आप निर्णय ले सकते हैं, मगर कम से कम उनको 8 से 10 दिन का अवधि देना जरूरी है। इसमें जो लॉस होता है बहुत बड़ा, उसमें से व्यापारी किसान सब बच सकते हैं। प्याज निर्यात पर रोक से ग्राहकों को जहां राहत की उम्मीद है, तो वहीं व्यापारियों को हो रहे नुकसान का असर किसानों पर दिखता है। अब हल निकालने के लिए व्यापारियों की बैठकों का दौर फिर चल पड़ा है। नासिक से किशोर बेलसेरे के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। आज एनडीटीवी प्रॉफिट लॉन्च हो गया है। इसके अलावा ndtvprofit.com और hindi.ndtvprofit.com भी लॉन्च हुआ है। साथ ही ये ऐप के रूप में भी आ गया है। आज अभिनेत्री कृति सैनन ने ओपनिंग बेल बजाकर इसकी औपचारिक शुरुआत की और एनडीटीवी प्रॉफिट को लॉन्चिंग पर बधाई भी दी। साथ ही उन्होंने अपने कारोबार और फिल्म जगत से जुड़े अनुभव साझा किए। इसके बाद वेदांता ग्रुप के चेयरमैन आनंद अग्रवाल ने ओपनिंग बेल बजाकर एनडीटीवी प्रॉफिट को बधाई दी और कहा है कि इसकी कमी लंबे समय से अखर रही थी और इसके आने से मिडिल क्लास को निवेश की सही जानकारी मिलेगी। आगे उन्होंने कहा है कि जनता के प्रॉफिट के लिए है एनडीटीवी प्रॉफिट। चक्रवाती तूफान की वजह से चेन्नई के कई हिस्सों में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की समस्याएं तो बढ़ाई हैं, लेकिन अब चेन्नई के लोगों के सामने एक और बड़ी समस्या आ गई है। वो समस्या है बाढ़ के पानी के साथ लोगों के घरों में अब तेल भी बहते हुए घुस आया है। लोग ऐसे ही तेल की गंध के बीच रहने को मजबूर हैं। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में प्रदूषण का खतरा और बढ़ गया है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जूनियर महमूद का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई में अपने आवास पर आखिरी सांस ली। जूनियर महमूद लंबे समय से पेट के कैंसर से जूझ रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता के निधन से शोक की लहर है। जूनियर महमूद का असली नाम नईम सैयद था। सिल्वर स्क्रीन के लिए उन्होंने अपना नाम बदला था। बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। उन्होंने बचपन, गीत गाता चल, कटी पतंग, मेरा नाम जोकर, ब्रह्मचारी जैसी कई फिल्मों में काम किया था। और इसी के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।